कहानी की शुरुआत होती है जब दुनिया का टेम्परेचर अचानक बहुत ही खतरनाक लेवल तक बढ़ना शुरू हो जाता है। सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका नाम था CW7। इसका मकसद था एटमॉस्फेयर में एक खास केमिकल छोड़कर पूरी पृथ्वी को ठंडा करना। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में एक ऐसी गलती हो जाती है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर कम होने के बजाय सीधे माइनस में चला जाता है। देखते ही देखते पूरी दुनिया जमने लगती है और लोग सड़कों पर, घरों में जहाँ थे वहीं जमकर मरने लगते हैं। जब पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होने की कगार पर थी तब सिर्फ कुछ ही लोग बच पाते हैं जिन्हें विलफोर्ड इंडस्ट्रीज की एक स्पेशल ट्रेन में पनाह मिलती है। ये ट्रेन कोई मामूली गाड़ी नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, पेड़ पौधे और खाने पीने से लेकर हर चीज मौजूद है। मतलब इस ट्रेन के अंदर एक छोटी सी दुनिया बसी है। ये ट्रेन बिना रुके पूरी दुनिया के चक्कर काटती रहती है क्योंकि अगर ये एक बार भी रुकी तो इसका इंजन जम जाएगा और इंजन रुकने का मतलब है सबका जमकर मर जाना। इसीलिए सालों से ये ट्रेन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है। लेकिन इस ट्रेन के अंदर भी हमारे समाज जैसा ही एक सिस्टम चल रहा है। आगे की बोगियां अमीरों के लिए हैं जहां लग्जरी की कोई कमी नहीं है, जबकि पीछे की बोगियों में गरीब लोग रहते हैं जिनकी हालत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन्हें 3 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और न ही कोई सुख सुविधा मिलती है। आगे की बोगियों में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वहां बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी रहती है। इन गरीबों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही चीज दी जाती है, काले रंग का एक प्रोटीन बार जो सालों से उनका इकलौता खाना है। रूल्स के मुताबिक इस गरीब बोगी में 2 गार्ड्स आते हैं, लोगों की गिनती करते हैं और सबको एक एक प्रोटीन बार देकर चले जाते हैं। लेकिन गार्ड्स के जाते ही कर्टिस और एडगर नाम के 2 शख्स पागलों की तरह सबके बार चेक करने लगते हैं। असल में हर दिन किसी न किसी बार के अंदर एक छोटा सा कैप्सूल छिपा होता है जिसमें एक सीक्रेट मैसेज होता है। ये मैसेज कौन भेज रहा है और क्यों, ये उन्हें नहीं पता, लेकिन हर मैसेज में थोड़ी थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन होती है जो उनकी जीने की उम्मीद को कायम रखती है। आज का कैप्सूल तानिया नाम की लड़की के बच्चे के प्रोटीन बार में मिलता है जिसमें 3 अक्षर लिखे होते हैं। इसे देखते ही कर्टिस तुरंत गिलियम के पास भागता है। गिलियम इस पिछड़ी बोगी का लीडर है जिसका एक हाथ नहीं है और उसके हाथ न होने के पीछे एक ऐसी हिस्ट्री है जिसे सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। खैर, गिलियम और कर्टिस मिलकर ये समझ जाते हैं कि ये NAM असल में किसी नाम के पहले 3 अक्षर हैं जिसका पूरा मतलब है नामगून मिन्सू। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हो क्या है? यह मिन्सू कोई आम आदमी नहीं है, वो इस पूरी ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम का मेन डिजाइनर है। मतलब ट्रेन के हर दरवाजे का सुरक्षा इंतजाम उसने खुद बनाया है, पर फिलहाल वो खुद ही ट्रेन की जेल में बंद है। अब कर्टिस को तुरंत समझ आ जाता है कि ये मिन्सू ही इतने दिनों से उन्हें मैसेज भेज रहा था और शायद उनकी मदद करना चाहता है। तभी कर्टिस एक मास्टर प्लान बनाता है। वह नोटिस करता है कि हर दिन जब गार्ड्स खाना देने आते हैं तो ट्रेन का दरवाजा ठीक 4 सेकंड के लिए खुलता है। अब उसे बस इसी 4 सेकंड के गैप का फायदा उठाना है क्योंकि अगर उसने मिन्सू को जेल से निकाल लिया तो वह सीधे इंजन रूम तक पहुंच पाएगा और इंजन रूम जाने का उसका मकसद सिर्फ एक ही है, विलफोर्ड को खत्म करना जो इस ट्रेन का मालिक है, क्योंकि उसी के ऑर्डर पर गरीब लोगों के साथ यह जुल्म हो रहा है। कर्टिस अपने इस प्लान के लिए एक खास हथियार भी तैयार कर लेता है, एक मोटा लोहे का रॉड जिसे दरवाजे के गैप में फंसा देने से ऑटोमेटिक दरवाजे उसे तोड़ नहीं पाएंगे। वे अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि विद्रोह शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना घटती है जो पूरी बोगी के लोगों के दिल में आग लगा देती है। एक दिन कुछ गार्ड्स आकर पीछे की बोगी के छोटे बच्चों को गिनना शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी तबेले में जानवरों की गिनती होती है। गिनती खत्म होते ही वे जबरदस्ती बच्चों को उठाकर ले जाने लगते हैं। यहाँ तानिया के बेटे टिम और एंड्रयू के बेटे एंडी को एक महिला ऑफिसर घसीटते हुए ले जाने लगती है। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को छिनते देख तानिया चीख चीख कर रोने लगती है। वो उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती है कि उसके बच्चे को छोड़ दें, लेकिन वो औरत बेरहमी से उन्हें ले जाती रहती है। तभी एंड्रयू के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में आकर उस महिला ऑफिसर की तरफ अपना जूता फेंक कर मारता है जो सीधा उसके सिर पर जाकर लगता है। ये नजारा देख पूरी बोगी सन्न रह जाती है। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि इस ट्रेन की अथॉरिटी के खिलाफ जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। अभी ट्रेन के गार्ड्स आकर एंड्रयू को पकड़ लेते हैं और उसे एक ऐसी सजा दी जाती है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। एंड्रयू ने जिस हाथ से जूता फेंका था उसके उस हाथ को ट्रेन की दीवार के एक छोटे से छेद से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर का टेम्परेचर इतना खतरनाक माइनस में है कि महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका हाथ पत्थर की तरह जम जाता है। इस भयानक सजा का दर्द सह न पाने की वजह से एंड्रयू की एक ऐसी चीख निकलती है जिससे पूरा आसमान दहल जाए। लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद वे एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आते हैं और उस जमे हुए हाथ पर पूरी ताकत से वार करते हैं जिससे एंड्रयू का वो हाथ कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर हो जाता है। एक पल के लिए सोचो, क्या ऐसी सजा कभी देखी है? ये खौफनाक मंजर देख बोगी के हर इंसान को समझ आ जाता है कि इनके खिलाफ आवाज उठाने का क्या अंजाम हो सकता है। तभी एक दूसरी घटना घटती है। विक्टर नाम का एक आदमी तानिया और एंड्रयू के पास आता है और उनके उन बच्चों का एक स्केच बनाकर उन्हें देता है जिन्हें गार्ड्स ले गए थे, ताकि कम से कम फोटो देखकर उनका मन थोड़ा शांत हो सके। तानिया उस फोटो को सीने से लगाकर रोने लगती है और एंड्रयू अपने टूटे हुए हाथ के असहनीय दर्द के बावजूद बस उस फोटो को देखता रहता है। यह एक सीन पूरी बोगी के लोगों का माइंडसेट बदल देता है क्योंकि सबको एहसास हो जाता
बताता है कि अब ऐसे और नहीं जिया जा सकता। यहीं से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। वक्त बीतता है और एक दिन कर्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोटिस करता है। वह सुनता है कि एक गार्ड दूसरे से कह रहा है कि यह बेकार बंदूक फेंक दो। ये सुनते ही कर्टिस के मन में एक शक पैदा होता है और वह तुरंत यह बात गिलियम को बताता है। कर्टिस को लगता है कि उन बंदूकों में असल में कोई बुलेट नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले जब गरीबों ने विद्रोह किया था तब गार्ड्स ने अपनी सारी गोलियां खत्म कर दी थीं और अब वे सिर्फ डराने के लिए खाली बंदूकें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लॉजिक सुनकर गिलियम उससे पूछता है कि वह इतना श्योर कैसे है, क्योंकि अगर ये अंदाजा गलत निकला तो सबकी मौत पक्की है। कर्टिस रुककर कहता है, अगर गलत हुआ तो शायद मर जाएंगे, लेकिन जिंदा रहने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगले दिन जब गार्ड्स प्रोटीन बार देने आते हैं तो बोगी के सब लोग हमेशा की तरह सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कर्टिस आज सिर नहीं झुकाता। वह सीधा गार्ड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से बंदूक की नली अपने माथे पर रख लेता है। इससे पहले कि गार्ड कुछ समझ पाता, कर्टिस खुद ही ट्रिगर दबा देता है। फाइनली उसकी बात सच साबित होती है। बंदूकों में गोलियां न होने की वजह से कोई फायरिंग नहीं होती और बस इसी एक घटना ने पूरी बोगी का इतिहास बदल दिया। 17 साल का जमा हुआ गुस्सा, अपमान और दर्द एक साथ फूट पड़ता है। सब एक साथ गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। कर्टिस अपने बनाए हुए लोहे के हथियार से दरवाजों के गैप को ब्लॉक कर देता है और इस तरह एक के बाद एक बोगी पार करते हुए वे ट्रेन की जेल तक पहुंच जाते हैं। यही विद्रोह उनकी आजादी की शुरुआत थी, लेकिन सामने जो इंतजार कर रहा था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। वे जिस जेल में पहुंचे थे वह कोई साधारण जेल नहीं थी। यहाँ लोगों को बेहोश करके लोहे के बॉक्सों में भरकर रखा जाता था और वे बॉक्स दीवार पर कतारों में सजे हुए थे, जैसे कोई इंसानों का गोदाम हो। ऐसे ही एक बॉक्स को खोलकर वे मिन्सू को बाहर निकालते हैं, लेकिन मिन्सू अभी भी बेहोश था। ये देखकर कर्टिस उसके नाक के पास क्रोनोल नाम की एक चीज ले जाता है। ये एक तरह का ड्रग है जिससे इंसान को तुरंत होश आ जाता है। कुछ ही सेकंड में मिन्सू अपनी आंखें खोलता है। कर्टिस सीधे उससे पूछता है, क्या तुम ही नामगुन मिन्सू हो? जब मिन्सू हाँ कहता है तो कर्टिस उसे अपना पूरा प्लान बताता है और एक शर्त रखता है। हर दरवाजा खोलने के बदले उसे एक क्रोनोल का टुकड़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने चालाकी की तो उसे वापस उसी बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। मिन्सू राजी तो हो जाता है, लेकिन वह भी एक शर्त रखता है कि उसकी बेटी योना को भी उनके साथ लेना होगा। शर्त के मुताबिक एक दूसरे बॉक्स से उसकी बेटी योना को निकाला जाता है। असल में योना का जन्म इसी ट्रेन में हुआ है। उसने आज तक दुनिया की रोशनी नहीं देखी। उसकी पूरी जिंदगी इन लोहे की दीवारों के बीच बीती है। साथ ही उसके पास एक अजीब शक्ति है। वह किसी भी बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर बता सकती है कि अंदर क्या है। पहला दरवाजा खोलने से पहले योना आंखें बंद करके कुछ सेकंड खड़ी रहती है और फिर बताती है कि यह बोगी पूरी खाली है, कोई खतरा नहीं है। कंफर्मेशन मिलते ही मिन्सू दरवाजा खोल देता है। इसी तरह एक के बाद एक बोगी पार करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सारी खिड़कियां बंद थीं। कर्टिस एक खिड़की के पास जाकर उसे धीरे से खोलता है और फिर एक जादुई नजारा दिखता है। 17 साल बाद पहली बार सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। रोशनी इतनी तेज थी कि कर्टिस को अपनी आंखें ढकनी पड़ी, क्योंकि इतने सालों तक अंधेरे में रहने की वजह से उसकी आंखों को इसकी आदत नहीं थी। बाकी लोग भी खिड़की के पास आते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया अभी भी बर्फ की चादर से ढकी हुई है। लेकिन याद रखना, अगली बोगी में एक ऐसा सच छिपा है जो आपका खून सुखा देगा, और उस सच को जानने के बाद ही आप समझ पाओगे कि ये ट्रेन असल में कितने गहरे अंधेरे में चल रही है। खैर, अगली बोगी में कर्टिस देखता है कि पॉल नाम का एक आदमी बड़ी बड़ी मशीनों के सामने काम कर रहा है। पॉल कभी गरीबों की बोगी में ही रहता था। उस कमरे से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। कर्टिस यह देखने के लिए पास जाता है कि पॉल आखिर बना क्या रहा है, और जो वो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हजारों किस्म के कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और कीट पतंगों को एक साथ एक विशाल मशीन में डालकर पीसा जा रहा था और उसी मिक्सचर को प्रेस करके उनका इकलौता खाना यानी प्रोटीन बार तैयार किया जा रहा था। यह बात जानकर कर्टिस को घिन आने लगती है और उसका जी खराब हो जाता है। गुस्से से कांपते हुए वह पॉल को पकड़ लेता है और पूछता है कि वह कैसे जानबूझकर रोज लोगों को यह सब खिला सकता है। लेकिन पॉल बहुत शांत आवाज में जवाब देता है, तुम लोगों ने तो ये सब बिना जाने खाया है, पर मैं रोज ये सब जानते हुए भी खा रहा था। अब खुद ही सोचो कि ज्यादा दर्दनाक क्या है। ये सुनकर कर्टिस का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि पॉल के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कर्टिस पॉल से वादा लेता है कि ये सच वो किसी और को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि वे क्या खा रहे हैं तो वे भूख से मर जाएंगे। तभी कर्टिस की नजर जमीन पर पड़े एक कैप्सूल पर जाती है। ये वही कैप्सूल था जो उन्हें प्रोटीन बार के अंदर मिलता था। पॉल बताता है कि उसे रोज ऐसे ही कैप्सूल यहाँ पड़े मिलते हैं, जिन्हें वो बार के अंदर छिपाकर उन्हें मैसेज भेजता था। कर्टिस जैसे ही कैप्सूल खोलता है उसमें वाटर लिखा होता है। वह समझ जाता है कि उनका अगला टारगेट वाटर सप्लाई वाली बोगी है, जिसे कब्जे में लेते ही पूरी ट्रेन की ताकत उनके हाथ में आ जाएगी।
इसी बीच जैसे ही मिन्सू अगला दरवाजा खोलने बढ़ता है, योना उसका हाथ पकड़कर चिल्ला उठती है, पापा ये दरवाजा मत खोलना, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन तब तक मिन्सू का हाथ लॉक पर पहुंच चुका था और दरवाजा खुल जाता है। सामने जो मंजर था उसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। पूरी बोगी में मास्क पहने हुए लोगों की कतारें खड़ी थीं, जिनके हाथों में कुल्हाड़ियां और खतरनाक हथियार थे। ये विलफोर्ड की स्पेशल फोर्स थी। विलफोर्ड को पता था कि कर्टिस और उसकी टीम यहाँ तक जरूर आएगी, इसलिए उसने पहले से ही ये जाल बिछा रखा था। इसके बाद शुरू होती है एक खौफनाक लड़ाई। कोई बंदूक नहीं, बस आमने सामने की जंग और धारदार हथियार। कर्टिस की टीम आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन विलफोर्ड के लोग भी पीछे नहीं हटते। इसी लड़ाई के बीच विलफोर्ड की असिस्टेंट मैसन वहां आती है और कहती है, विलफोर्ड ने इतने सालों तक तुम्हें पाल रखा है, इस ट्रेन में जगह दी, और आज तुम उन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो। ये एहसान फरामोशी है, इसलिए अब तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इतना कहते ही सारे गार्ड्स अपनी आंखों पर नाइट विजन चश्मा चढ़ा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे एक बहुत बड़ी और अंधेरी टनल आने वाली है। जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में घुसती है, पूरी बोगी में घना अंधेरा छा जाता है। गार्ड्स अपना प्लान शुरू कर देते हैं और अंधाधुंध हमला करने लगते हैं। कर्टिस की टीम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वे बस मार खाए जा रहे थे। लोग एक दूसरे की आवाजों से अंदाजा लगा रहे थे कि कौन कहां है। जब दुश्मन दिख ही न रहा हो तो लड़ें कैसे? तभी कर्टिस अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, मशाल जलाओ। देखते ही देखते एक के बाद एक मशालें जल उठती हैं। उस नारंगी रोशनी में अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है। रोशनी के इस धमाके से गार्ड्स के नाइट विजन चश्मे एक पल के लिए बेकार हो जाते हैं और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कर्टिस की टीम पलटवार शुरू कर देती है। अब लड़ाई बराबरी की थी। कर्टिस की टीम की जिद और गुस्से के आगे विलफोर्ड की स्पेशल फोर्स भी टिक नहीं पाती और आखिर में गार्ड्स हार मान लेते हैं। लेकिन इस जीत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लड़ाई के बीच एडगर खतरे में पड़ जाता है और कर्टिस उसे बचाने के लिए भागता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एडगर वहीं दम तोड़ देता है। बचपन के दोस्त को खोने का गम कर्टिस अपने दिल में पत्थर रखकर दबा लेता है, क्योंकि अभी रोने का वक्त नहीं था, मंजिल अभी बहुत दूर थी। सब मिलकर मैसन को घेर लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। तानिया और एंड्रयू पागलों की तरह उससे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैसन कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और उसे छोड़ दिया जाए। यहाँ कर्टिस एक शर्त रखता है कि अगर वो उन्हें सीधे विलफोर्ड के पास ले जाएगी तभी उसे छोड़ा जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए मैसन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह मान जाती है। मैसन उन्हें लेकर आगे बढ़ती है और जैसे जैसे वे बोगियां पार करते हैं, कर्टिस की टीम को कुछ अजीब और अद्भुत चीजें दिखती हैं। वे देखते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया इतने सालों से साथ साथ चल रही थी। एक बोगी में पूरा का पूरा बगीचा था, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और यहाँ तक कि एक छोटा सा तालाब भी जिसमें मछलियां तैर रही थी। इन गरीब बोगियों के लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी पेड़ नहीं देखे थे, फूलों की खुशबू नहीं ली थी। ये सब देखकर वे दंग रह जाते हैं। कोई हाथ बढ़ाकर पत्तों को छूता है तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये असली है। अगली बोगी में उन्हें एक 5 स्टार रेस्टोरेंट दिखता है, जहाँ मेजों पर दुनिया भर के महंगे खाने सजे थे, स्टेक, लॉबस्टर और ताजा फल। 17 साल बाद पहली बार ऐसा खाना देखकर लोग खुद को रोक नहीं पाते और खाने पर टूट पड़ते हैं। मैसन भी लालच में आकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है, पर कर्टिस उसका हाथ रोक देता है। वो अपनी जेब से वही काला प्रोटीन बार निकालता है और मैसन के हाथ में थमाते हुए कहता है, अब इसे खाओ, क्योंकि इतने सालों से तुमने हमें यही खिलाया है। मैसन घिन से अपना मुंह बनाती है, पर कर्टिस की आंखों में गुस्सा देखकर उसे वो कीड़े मकोड़ों वाला प्रोटीन बार निगलना ही पड़ता है। इसके बाद वाली बोगी में एक खूबसूरत स्कूल दिखता है जो सिर्फ अमीर बच्चों के लिए था। एलिसन नाम की एक टीचर वहाँ क्लास ले रही थी। तानिया और एंड्रयू अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बेचैन होकर सबसे पूछने लगते हैं। तभी एक आदमी ट्रॉली भरकर अंडे लेकर आता है। कर्टिस को भी एक अंडा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ में लेता है, उसे महसूस होता है कि इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। जैसे ही वह अंडा खोलता है, उसके अंदर से वही कैप्सूल निकलता है जिस पर लिखा था ब्लड। लेकिन कर्टिस इससे पहले कि कुछ समझ पाता, पर्दे के पीछे छिपे विलफोर्ड के आदमी असली बंदूकें निकाल लेते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पल भर में पूरी बोगी में भगदड़ मच जाती है। लोग फर्श पर गिर रहे थे, कोई छिपने की जगह ढूंढ रहा था। एंड्रयू अपने बेटे एंडी को खोजने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था और ठीक उसी वक्त एक गोली सीधे उसके सीने में जा लगती है। अपने बेटे को दोबारा देखे बिना ही एंड्रयू फर्श पर ढेर हो जाता है। इधर कर्टिस और उसकी टीम गुस्से में पागल होकर विलफोर्ड के लोगों को एक एक करके खत्म कर देती है। तभी क्लासरूम के टीवी पर एक वीडियो चलता है जिसमें दिखाया जाता है कि विलफोर्ड के लोगों ने गिलियम की बेरहमी से मार दी है। यह मंजर देख कर्टिस का आपा खो जाता है और वो गुस्से में आकर बंदी बनाई गई मैसन को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद का रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। विलफोर्ड की फोर्स बार बार हमले करती है और हर हमले में कर्टिस की टीम का कोई न कोई साथी मारा जाता है। एक हमले में तानिया भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसके पेट में गोली लगी थी और उसे एहसास हो जाता है कि अब वो खड़ी नहीं हो पाएगी। तानिया फर्श पर लेटे हुए कर्टिस का हाथ पकड़ती है और कमजोर आवाज में कहती है, मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बेटे को बचा लेना। कर्टिस उसका हाथ कसकर पकड़ता है और उसे वचन देता है। इसके तुरंत बाद तानिया हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती है। अब सिर्फ कर्टिस, मिन्सू और योना ही बचे थे। ये तीनों मिलकर इंजन रूम की तरफ
बढ़ते हैं और आखिर में उस दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। कर्टिस जैसे ही उस आखिरी दरवाजे को तोड़ने वाला होता है, मिन्सू उसे रोक देता है। तब कर्टिस मिन्सू को वो खौफनाक इतिहास सुनाता है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। वो कहता है कि ठीक 17 साल पहले जब उन्हें इस ट्रेन में चढ़ाया गया था, तब पहले 1 महीने तक उन्हें कोई खाना नहीं दिया गया। हजारों लोग एक छोटी सी बोगी में ठुसे हुए थे और भूख की जलन से धीरे धीरे पागल हो रहे थे। पहले हफ्ते लोगों ने पानी पीकर गुजारा किया, दूसरे हफ्ते पानी भी कम पड़ गया और तीसरे हफ्ते लोग मरने लगे। जिंदा रहने का कोई रास्ता न देख उन्होंने अपनी ही टीम के कमजोर लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। पहले बुजुर्ग, फिर बीमार और उसके बाद उन्होंने बच्चों को मारकर खाना शुरू कर दिया। कर्टिस ये बातें बताते हुए अपना सिर झुका लेता है क्योंकि इन यादों को याद करते ही उसका कलेजा फटा जा रहा है। वह बताता है कि उस वक्त गिलियम सबके सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने बिना एक शब्द बोले चाकू से अपना एक हाथ काट दिया और उसे सबके सामने बढ़ा दिया। उसने कहा था कि कम से कम इसे खाकर बच्चे तो जिंदा बच जाएं। गिलियम के उसी सैक्रिफाइस की वजह से उस दिन कई बच्चों की जान बची थी। उन्हीं बच्चों में से एक एडगर भी था। यह दर्दनाक कहानी सुनाते हुए कर्टिस की आंखें भर आती हैं क्योंकि आज ही उसने एडगर को खोया है। कर्टिस कहता है कि इसीलिए वो विलफोर्ड को खत्म करना चाहता है ताकि यह सब बंद हो सके। वो मिन्सू से दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन तभी मिन्सू एक ऐसी बात कहता है जिसकी कर्टिस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मिन्सू बताता है कि वह काफी समय से ट्रेन के बाहर के टेम्परेचर का डेटा नोटिस कर रहा है। वह देख रहा है कि अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। इसका मतलब है कि इंसान शायद अब बाहर भी जिंदा रह सकता है। फिर मिन्सू अपनी जैकेट के अंदर से ढेर सारा क्रोनोल निकालता है। वो बताता है कि उसने ये सब नशा करने के लिए नहीं बल्कि इससे एक पावरफुल एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इकट्ठा किया है। वो ट्रेन के अगले हिस्से को उड़ा देना चाहता है ताकि ये ट्रेन हमेशा के लिए रुक जाए। अब सवाल ये है कि क्या कर्टिस विलफोर्ड को मार पाएगा या फिर वो ट्रेन को रोकेगा, और अगर ट्रेन रुक भी गई तो क्या वाकई बाहर की दुनिया में इंसान अब भी जिंदा बच पाएगा? इन सवालों के जवाब आपको बस थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे। खैर, ठीक उसी पल वो महिला ऑफिसर फिर से वहां आ धमकती है जिसने उन छोटे बच्चों को अगवा किया था। वो बिना कुछ बोले सीधे मिन्सू पर गोली चला देती है और गोली लगते ही मिन्सू फर्श पर गिर जाता है। इसके बाद वो कर्टिस की तरफ देखकर बड़े शांत स्वर में कहती है कि विलफोर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस घटना के बाद कर्टिस इंजन रूम के अंदर जाता है। ये कमरा हैरानी की हद तक शांत है। यहाँ वह विलफोर्ड को एक कुर्सी पर बैठा हुआ पाता है। विलफोर्ड एक बुजुर्ग आदमी है और वह कर्टिस को देखते ही ऐसे मुस्कुराता है जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। विलफोर्ड कहता है, तुम पहले इंसान हो जो इस कमरे तक पहुंच पाए हो। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन एक बात जान लो, अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब हमारे प्लान के मुताबिक हुआ है। ये सुनकर कर्टिस हैरान रह जाता है और पूछता है कि हमारे मतलब किसका? विलफोर्ड शांति से जवाब देता है, मेरा और गिलियम का। जरा सोचिए, गिलियम वही इंसान था जिसने अपना हाथ काटकर कुर्बानी दी थी और इस विद्रोह की असली ताकत था, लेकिन असल में वो विलफोर्ड के साथ मिला हुआ था। ये सब नाटक सिर्फ ट्रेन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। क्योंकि ट्रेन में खाना बहुत कम था, इसलिए एक सोची समझी प्लानिंग के तहत गरीबों को विद्रोह करने के लिए उकसाया जाता था ताकि लड़ाई के बहाने उन्हें मारकर भीड़ कम की जा सके। यह एक बेहद क्रूर और नपा तुला सिस्टम था। लेकिन इस बार कर्टिस ने मशालें जलाकर उनके प्लान को बिगाड़ दिया और विलफोर्ड के ज्यादातर गार्ड्स भी मारे गए। इसीलिए सजा के तौर पर विलफोर्ड ने गिलियम को मार दिया। अब सब कुछ बताने के बाद विलफोर्ड कर्टिस को एक ऑफर देता है। वह कहता है कि अब उसकी उम्र हो गई है, इसलिए कर्टिस इस ट्रेन की जिम्मेदारी संभाले और इन लोगों पर राज करे। ये ऑफर सुनकर कर्टिस एक पल के लिए सुन्न रह जाता है क्योंकि उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। इसी बीच योना धमाका करने के लिए इंजन रूम के फर्श के नीचे एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। विलफोर्ड के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वह उनकी परवाह नहीं करती। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्श का एक हिस्सा उखाड़ देती है और उसे हटाते ही कमरे में मौजूद सबकी रूह कांप जाती है। फर्श के नीचे से एक छोटा सा हाथ बाहर निकलता है। एक छोटा बच्चा उस तंग जगह में बैठकर इंजन के पुर्जों पर काम कर रहा है। उस बच्चे की आंखों में कोई डर नहीं है क्योंकि अब यही उसका रोज का काम बन चुका है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि तानिया का बेटा टिम था। टिम को देखते ही कर्टिस के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उसे समझ आता है कि गार्ड्स उन बच्चों की नाप क्यों ले रहे थे। असल में उन पतली और तंग जगहों में सिर्फ इन छोटे बच्चों को ही घुसाया जा सकता था। विलफोर्ड बड़ी बेशर्मी से सफाई देते हुए कहता है कि इंजन के कुछ हिस्से इतने संकरे हैं कि किसी बड़े इंसान का वहां पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए जब भी वहां कोई खराबी आती है तो पीछे की बोगियों से बच्चों को पकड़कर लाया जाता है और उनसे वो काम करवाया जाता है। विलफोर्ड यह बात इतने सामान्य ढंग से कहता है जैसे वो बाजार से सब्जी खरीदने का हिसाब दे रहा हो। उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था और न ही कोई शर्म। ये सब बातें सुनकर कर्टिस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वह बस फर्श पर झुककर टिम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। लेकिन टिम को वहां से बाहर निकालना आसान नहीं था क्योंकि वह जगह इतनी तंग थी कि कर्टिस का पूरा हाथ भी अंदर नहीं जा पा रहा था। फिर भी वो हार नहीं मानता और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। तभी इंजन का एक धारदार हिस्सा कर्टिस के हाथ में धंस जाता है और उस चोट की वजह से उसका हाथ कट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले गिलियम का हाथ कटा था। इतने दर्द के बावजूद कर्टिस रुकता नहीं है और फाइनली टिम को ऊपर खींच लेता है। ये मंजर विलफोर्ड के प्रति कर्टिस के मन में बची खुची हिचकिचाहट को भी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसी बीच मौका पाकर योना सारे क्रोनोल को एक साथ रखकर उनमें आग लगा
लगा देती है। कर्टिस टिम को कसकर पकड़ लेता है और धमाके से बचने के लिए पीछे हटता है। एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और इंजन रूम पूरी तरह तबाह हो जाता है। नतीजा ये होता है कि 17 साल से लगातार चल रही ये ट्रेन बेकार होकर क्रैश हो जाती है और थम जाती है। इस धमाके में विल्फोर्ड का अंत हो जाता है, लेकिन साथ ही कर्टिस और मिन्सू भी मारे जाते हैं। पर कर्टिस टिम को बचाने में कामयाब रहता है, क्योंकि उसने तानिया से वादा किया था कि वह अपनी जान देकर भी उसके बच्चे को बचाएगा। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि मलबे के बीच से योना और टिम बाहर निकलते हैं। योना टिम का हाथ पकड़कर धीरे धीरे ट्रेन के बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो दरवाजा खोलती है और दोनों पहली बार ट्रेन के बाहर कदम रखते हैं। बाहर कदम रखते ही बर्फीली हवा उनके चेहरों से टकराती है। पैरों के नीचे नरम बर्फ देखकर टिम थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेन के अंदर बिताई थी और यह विशाल दुनिया उसके लिए एकदम अनजान थी। योना उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। वे दोनों चारों तरफ देखते हैं, सफेद पहाड़, बर्फ से ढके मैदान और दूर पत्थरों की चोटियां। तभी अचानक उन्हें दूर एक सफेद भालू दिखाई देता है। इस नजारे को देखकर योना समझ जाती है कि अब पृथ्वी फिर से नॉर्मल हो रही है और यहाँ इंसान दोबारा जिंदा रह सकते हैं। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।